अस्सलाम वालेकुम। इमरान यकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बानी पीटीआई को अल शिफा हॉस्पिटल की बजाय पिम्स हॉस्पिटल ले जाने पर तहरीक इंसाफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अदालती फैसले को फॉलो ना करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट पर लगनी बनती है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि बानी पीटीआई को शायद मुस्तकबिल में बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है। इन तमाम तर फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। ये कहा जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप की धमकियों के जवाब में ये कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर एटमी हमला किया तो ईरान भी उसी तरह से अमेरिका को जवाब देगा। इस वक्त खित्ते में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मीर रजा कत्ल केस के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि एक फुटेज जो है वो मौजूद है तहकीकाती टीम के पास और हो सके तो उसको शायद आने वाले टाइम में शाया भी किया जा सकता है। इस हवाले से मजीद क्या हकाइक सामने आए हैं, क्या फुटेज जारी हो सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बानी पीटीआई को अल शिफा हॉस्पिटल की बजाय पिम्स हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया। इसके पीछे मुख्तलिफ किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। तहरीक इंसाफ भी जो है इस पर मुतमईन नज़र नहीं आ रही। उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो हुकूमत पर लगनी बनती है। इस सारे मामले को हम डिस्कस करते हैं। फैसल चौधरी, रहनुमा तहरीक इंसाफ, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर आप माहिर कानून है, इन मामला को बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी पीटीआई को अल शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, क्या समझते हैं हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है? ये तो कंटेम्प्चुअस एक्शन है, डिसरिगार्ड है, विलफुल डिसरिगार्ड है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हुकूमत की तरफ से। और इसका जो तो नज़र आ रहा था कल से ही, जो उनकी कैंप है वो पहले दिन उन्होंने वेलकम किया, लेकिन बाद में कोई उनको ऐसी बात हुई जिससे उन्होंने इससे दूरी इख्तियार की। और फिर कल रात को जो एक्शंस हुए हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बिल्कुल नफ़ी है। और उस फैसले में जो वर्ड पैराग्राफ 13 में यूज हुआ है वो ये है कि आप लेटर एंड स्पिरिट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो कंटेम्प्ट हुई है। और इसकी वजह जो है वो बुनियादी तौर पे ये है क्योंकि देखिए ये एसेंशली पॉलिटिकल केस है। इमरान खान साहब का जो मामला है वो सियासी है, कानूनी से ज़्यादा। और गवर्नमेंट जो है इसको सियासी तनाजुर में देख रही है, इसको एज ए फंडामेंटल राइट नहीं देख रही है, एज ए कैदी के जो हकूक हैं उनकी तरफ से नहीं देख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं और वो उनका ये और जो एक्टिविटीज रात की जिस तरह से हुई भी है और वो रिफ्लेक्ट भी करती हैं कि इमरान खान का जो बाहर आना है, शिफ्ट होना है, उससे जो बूस्टर मिला है पीटीआई को कि वर्कर्स को, और वो एक जो वो एक देखें वो काफी ढीले पड़े हुए थे तो एक्टिव हो गए हैं, तो वो उससे वो डरते हैं और उनसे उनको नुकसान का एहतमाल है। तो इसलिए उन्होंने किसी भी कीमत पे इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं करना था। और यही वजह बनी है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो फ्लाउट हुआ है। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को बाहर भी इलाज के लिए भिजवाया जा सकता है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई हुकूमत इस ऑप्शन पे गौर कर रही है और क्या खान साहब जो हैं वो इस बात को पे रजामंद हो जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल तारिक फजल साहब दाना डाल रहे हैं कि वो चुगले तो बस ठीक है, बाहर जाने की ऑप्शन इमरान खान साहब तो शायद तस्लीम नहीं करेंगे। एज पर एज जो मेरी उनके साथ डिस्कशन पे मेरी बड़ा अर्सा हो गया, 1 साल हो गया, ज़्यादा हो गया, उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो उस वक्त तो वो बिल्कुल रेडी नहीं थे। अब ये जो उनकी जो ट्रीटमेंट अंदर से जो आया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है कि 10 महीने से उनका ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं है, रीडिंग मटेरियल कोई नहीं है, टीवी नहीं है, तो इस प्रैक्टिकली बिल्कुल 300 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको बिल्कुल ही एक बंद कमरे में रखा गया है। और जो मेडिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट हुई उसमें भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं कि उनको वॉक की इजाज़त नहीं है, उनको रीडिंग मटेरियल नहीं दिया जा रहा, न्यूज़पेपर, टीवी नहीं है, और उनकी मुलाकातों पे भी पाबंदी है। और इस वजह से जो एंजाइटी है, एक उसका जो बंद कमरे में तो सर आपको पता है कि अगर किसी को भी आप रख लें, चाहे महल का बंद कमरा हो या महल हो, और तो फिर उसका टोल होता है साइकोलॉजिकल, मेंटल। और 74 ईयर्स की एज है इमरान खान साहब की, तो ये तो उनकी सेहत से जो है खिलवाड़ है कि अच्छा चौधरी साहब सेहत के ऊपर है।
चौधरी साहब, आप क्योंकि कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं और खान साहब के वकील भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस हवाले से जो ये खबरें कल थीं कि शायद ये सारी मूवमेंट जो है उसके पीछे किसी शख्सियत से अप्रूवल के बाद ये सब कुछ हुआ है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट हुई ना जी, उसमें तो इनपुट पीटीआई का तो था नहीं, किसी थर्ड पार्टी का तो था नहीं। वो रिपोर्ट जो जिस तरह से बनाई गई है, जो भी अपना उन्होंने सबमिट की, डॉक्टर्स का जो बोर्ड भी सरकारी डॉक्टर्स का नोटिफाई भी फेडरल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो इसकी मौजूदगी में या जो है जजेस ने उनको कंसिडर किया, जो उनकी अपनी रिपोर्ट थी, उसको डिसरिगार्ड तो नहीं किया जा सकता ना जी। फैसल चौधरी साहब, अभी 3 किस्म की खबरें आ रही हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने खुद कहा कि वो सेहतमंद है, वो हॉस्पिटल नहीं रुक सकते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का मौकिफ भी सामने आ रहा है कि बानी पीटीआई का चेकअप करवाया गया, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, इसलिए उनको वापस ले जाया गया। तीसरा ये कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया था कि इनका हॉस्पिटल में मुआयना कराया जाए। ये 3 किस्म की खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही है कि आखिर माजरा क्या है। नहीं, पहली खबर तो गलत है, वो तो उनकी बहन ने खुद रिफ्यूट कर दी है कि उनका तरफ से इनकार था। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इलाज जो है ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे थे, एंड शिफा का जब उनको मतला किया गया तो ही वाज सेटिस्फाइड कि वहाँ पे जो उनके, बिकॉज उनकी जो एंजाइटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है आइसोलेशन की वजह से, क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है ना जी, किसी आप मुलाकात 10 महीने से बंद है, तो इस वजह से जो एक उनका ब्लड प्रेशर भी जो है वो बड़ा हाइटेड रहता है। उनकी जो पल्स 42 रहती है, 42 यंग बंदों की होती है, लेकिन वो भी ज्यादा थी, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल अपने आप को बड़ा फिट रखते हैं, वो बड़ा ख्याल रखते हैं। तो ये जो मामला है, और दूसरी जो आप कह रहे हैं कि 3 किस्म की खबरें, देखिए गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर फ्लाउट कर दिया है ना जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दोनों पार्टीज बाउंड थे। ये नहीं कि आप पिटीशनर और रिस्पोंडेंट दोनों जो थे, वो जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो उसके हर लफ्ज के ऊपर आप जो है वो पाबंद होते हैं अमल करने के, तो वो अमल जो है वो नहीं हुआ, और ये अनफॉर्चुनेट है। सर लेकिन चौधरी साहब, एक और चीज़ भी है यहाँ पे कि अब क्योंकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी कहा, और जो दूसरी इत्तलात आई हैं कि बानी पीटीआई की सेहत जो है वो ऐसी तशवीशनाक नहीं है, तो वो जो खबरें थी या अफवाहें थी वो तो दम तोड़ गई हैं ना कि वहाँ पे उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, या जिस तरह से वजाहत सईद वगैरह ने जो पहले वीलॉग किए, तो ये तो बहरहाल एक पीटीआई के कारकुनों के लिए अच्छी खबर है ना कि उनका लीडर जो है वैसे सेहतमंद और तंदुरुस्त है। देखिए, जहाँ वजाहत सईद वगैरह जो है वो तो उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बल्कि बड़ा जालिमाना रवैया इख्तियार किया। इस किस्म की फजूल झूठी खबरें देना बड़े अफसोस की बात है, और उसके बाद फिर उसकी माजरत भी ना करना बल्कि पोस्टिंग करना, शेखी पे करना, मैं समझता हूँ कि वजाहत को इस पर फौरन माफी मांगनी चाहिए थी, और ये बड़ी उन्होंने एक जालिमाना हरकत की है, सर, जिस तरह बिल्कुल भी किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। अच्छा, अब बात ये है जो सर आपने बात पूछी है, गुजारिश ये कि आप बीमारी का जो तयन है वो किस तरह से करते हैं कि इमरान खान साहब को अगर आपको 10 दिन भी किसी कमरे में बंद कर दिया जाए किसी भी इंसान, तो उसका ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। उनको 10 महीने से किसी से आपने मिलने नहीं, आपने उनको कांटेक्ट नहीं दिया, आपने उनको किसी किस्म का रीडिंग मटेरियल, यानी उनको बिल्कुल आइसोलेट करके जैसे किसी किले में बादशाहों को बंद करते थे किसी जमाने में, तो उस किस्म का ट्रीटमेंट है। तो यही उनके, देखिए आप एंजाइटी का जो मामला है या जो साइकोलॉजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस होता है, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, उसका फिर आपके हार्ट पे भी असर होता है, आपके दूसरे ऑर्गन, 74 ईयर्स ओल्ड, ये ध्यान में रखिए। अच्छा सर, 2 चीज़ें आपसे बड़ी यहाँ मैं पूछनी, एक ये कि ये जो जैसे आपने खुद अभी कहा कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, तो क्या पीटीआई बतौर जमात तौहीन अदालत के लिए कोई दरख्वास्त जमा करवाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए हुकूमत के ख़िलाफ़? और दूसरा, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की है कि जी हो सकता है हम रिज़ाइन कर दें, कुछ दिन के बाद हम असम्बलियों में भी ना रहें, ये बहुत बड़ा बयान है। ये दोनों मामले आप किस तरह से देखते हैं?
वो तो उस्मा खान जो है, क्योंकि वो खुद पटिशनर हैं, तो वो पीटीआई तो इसमें पटिशनर नहीं है। जी तो उस्मा खान की तरफ से कंटेम्प्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आ जाएगी। जहाँ तक गौहर की बात है, देखिए ये बिल्कुल सीरियस मामला है, बल्कि मेरा तो यही, मैंने बात भी हुई, मैंने मशवरा भी दिया है कि सर आप बजाय इसके रेजिग्नेशन के आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जाएं, और मौलाना साहब और जो अचकजई साहब, मेरे ख्याल में वो उस तरफ जाएंगे। उन्होंने आज वो काफी जज्बाती थे, और बिल्कुल राइटफुली सो, कि जो उनके साथ उनका बड़ा रोल है ये सारे मामला कराने में, बड़ा रोल था। लेकिन किसी ने जो उनका वो कहना कि कोई ऐसा कुव्वत है जो कि इन चीज को जो ये नहीं चाहती कि मुल्क के मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो या उसमें नॉर्मलिटी आए, चौधरी तो साहब आप जाहिर है वो वही चौधरी साहब आप क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत को भी समझते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, बहुत सारे तज्जियाकारों का ये मानना है कि ये सारा एपिसोड जो है ये पीपल्स पार्टी को जो है ना थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए किया गया है, और 28वीं तरमीम में जो पीटीआई है वो भी राज़ी है हुकूमत के साथ, उस पर वो शामिल हो जाएंगे। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? नहीं, अब तो मुमकिन नहीं। अब तो जो रात को हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ की जो डराने की बात क्या है, पीटीआई का तो सिंध में अभी वो नहीं है मामला, वो तो पंजाब में डायरेक्ट क्लैश है नवाज शरीफ वगैरह के साथ। और पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इकट्ठे हो सकते हैं सूबों के मामले के ऊपर भी, क्योंकि छोटे सूबे बनाना हमारा बिल्कुल मैनिफेस्टो भी है, हमने इलेक्शन भी लड़े हुए हैं इस बात के ऊपर, लेकिन हम ये चाहते हैं क्रिटिकल कंसेंसस हो। और यही बात बिलावल भुट्टो ने की है। मैं बिल्कुल उनकी इस बात की तायद करता हूँ कि पीटीआई को फॉरेन कमेटीज को ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल, इन तमाम तर मामलों को सियासत की नज़र नहीं होनी चाहिए, और किसी की सियासत करना वैसे भी सही तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। इमरान साहब, आपसे भी इस पर कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है जो सारा मामला हुआ, सारी डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला जारी किया गया, हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त की, वो भी मुस्तरद हुई, और उसके बाद भी फैसले को उस तरह से फॉलो नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से, क्या लगता है आपको क्या होगा अब नेक्स्ट? देखिए, कुछ नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें कौन सी पहली दफ़ा हुई हैं। कई अदालती फैसले आते हैं, हुकूमतें उन पर अमल नहीं करती, मुख्तलिफ हुकूमतें देख लें वो अपनी मर्जी करती हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हुए थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, तब उनको तो हॉस्पिटल भी भेजा गया था, फिर उसके बाद इलाज के लिए वो लंदन भी गए। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए? हुकूमत तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है। वफाकी वजीर जो हैं उन्होंने कह दिया आपके सामने, तो मैंने पूछा था बिचौली साहब से भी कि तारिक फजल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि ये इलाज के लिए बाहर भी जा सकते हैं। अब मामला ये है, अगर इमरान खान साहब बाहर इलाज के लिए जाना चाहते हैं तो हुकूमत तो तैयार है, वो दरख्वास्त दें और चले जाएं बाहर, उनको किसने मना किया। लेकिन अगर वो खुद ही नहीं जाना चाहते तो फिर आप ज़बरदस्ती तो नहीं उन्हें भिजवा सकते। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे तैयारा बरदार जॉर्ज वाशिंगटन की मशरक़ वुस्ता आमद, क्या जंग का नया दौर शुरू होने वाला है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को एटमी हथियारों से रोकने के लिए 100 बार भी जंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से तैयारियां तेज़ की जा रही हैं, और मशरक़ वुस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार जॉर्ज वाशिंगटन जो है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। इस वक्त सारी सिचुएशन जो है क्या चल रही है, इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है, एक तरफ अमरीका की जानिब से जो धमकियाँ दी जा रही हैं सदर ट्रंप की जानिब से कि वो 100 बार भी जंग कर सकते हैं ईरान के साथ, ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई एटमी हमला भी हो सकता है, दूसरी तरफ ईरान भी जवाब दे रहा है कि अगर अमेरिका ने एटमी हमला किया तो जवाब भी इसी तरह से दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, ईरान पर कोई नया हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, लेकिन अभी जो स्ट्रेटजी हमने देखी है, देयर इज अ शिफ्ट। अभी देखें कि यहाँ से मिलिट्री एक्शन वो ले रहे थे, उसकी जगह पर इकोनॉमिक स्ट्रेटजी पे आ गए हैं, जिसको वो बिल्ड कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रेशर। और जिस तरीके से लास्ट कपल ऑफ डेज में हमने जिस तरीके से देखा है, जिस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे बात की थी कि जो उन्होंने कहा था कि सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लेके आ रहे हैं, जो मंडे को अनाउंसमेंट होगी, क्या कुछ करने जा रहे हैं। बज़ाहिर जो लगता यही है कि जहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो ममालिक इनको सपोर्ट करेंगे और जो अगर इनको कोई इकोनॉमिक लाइफ लाइन देते हैं तो उनके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए होंगे। उनके एयरपोर्ट उन्होंने कहा यूज़ नहीं होने चाहिए,
गवर्नमेंट की एंटिटीज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो बहुत सारी, फिर साथ साथ ब्लॉकेट की बातें हो रही है, ट्रेड और ओवरलैंड जो ट्रेड हो रही है, जो 7 ममालिक से इनके बॉर्डर लगते हैं, तो उसको भी वो काबू करना चाह रहे हैं। ईरानियन ऑयल तो ऑलरेडी बंद है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी ये लिखा जाता है कि दे वांट टू टर्न हीट ऑन चाइना, क्योंकि चाइना ईरान से 80% ऑयल वो ले रहा है। चाइना, और फिर देखें कि 1.8 मिलियन बैरल जो दिल्ली के हिसाब से वो एक्सपोर्ट करता था ईरान, अब वो हो नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद इतलात ये हैं कि 2024 में ईरान ने अपना जो ऑयल स्टिल मैनेज किया, तो $43 बिलियन का उन्होंने अपना तेल बेचा था। अब मुश्किलात आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें उनको मज़ीद टाइट कर रहे हैं। और फिर ऊपर साहब देखें, यूएई और ईरान के दरमियान हमने रिसेंटली देखा कि उन्होंने भी अपना ट्रेड सस्पेंड कर दिया है। और क्योंकि यूएई की इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, $21 बिलियन के गुड्स वहाँ से ये ईरान मंगाता था। एक तो वो नुकसान हुआ, सेकंड ये है कि अबू धाबी को यूज़ करते थे, जो बेसिकली आप समझ लें कि जो डिस्क्रीट जो पैसे, जो आप समझ लें टू एवेट सैंक्शन वहाँ से पैसे आते थे, वो भी अभी बंद हो गए हैं। एक तो वो मुश्किलात है। सो देयरफॉर आप देखें इकोनॉमिक सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो मुश्किलात इसमें बढ़ सकती हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खित्ते के अंदर देखें एस्केलेशन भी है, टेंशन भी है, अनसर्टेनिटी भी है, ट्रस्ट डेफिसिट भी है। अच्छा, और इसके साथ आपने ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि चंद रोज़ पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये बयान दिया था कि आबनाए उर्मुज़ जो है वो अमरीकी इलाका है, जिस पे वाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन भी दी कि नहीं, वो तो उन्होंने अजराह मजाक बात की है। अब उसके जवाब में ईरान ने एक तंजिया जवाब उसको दिया कि कैलिफोर्निया ईरानी इलाका है। इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अगर आपको याद हो कि पास में उन्होंने कनाडा पे भी बात की थी, मेक्सिको पे भी बात की थी, ग्रीनलैंड के ऊपर भी बात की थी, पनामा कैनाल के ऊपर भी बात की थी। सो ये बेसिकली देखें डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए तो एक खबर अच्छी है, एक वेल इट कैन बी वेल रिसीव्ड बाय अमेरिकन ऑडियंस की, यार हमारे पास ये पावर है, हम ये कर सकते हैं। तो एक प्रेशर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। फिर ईरानियन तो टिट फॉर टेट वाली बात है, कैलिफोर्निया की इसलिए बात की, वहाँ पे ईरानियन नजात लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनकी, दैट्स व्हाई उन्होंने वहाँ पे क्लेम किया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अब स्टडीज आ रही हैं, द ईरानीज दे आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जिस तरीके से फॉर द लास्ट जो 1-2 महीने में से जो तेल यहाँ से निकला है, 80% यहाँ से तेल निकल रहा है। और स्पेशली जंग से पहले इट वाज 20 मिलियन बैरल्स था, और अभी ऑलमोस्ट 15 मिलियन बैरल्स के तेल अभी निकल रहा है, क्योंकि इसलिए स्पेसिफिक रूट उन्होंने किया है साउथ में, नॉर्थ ऑफ ओमान, और उसमें एक स्पेसिफिक टाइम उनको वहाँ से वो गुजारते हैं शिप्स को। वो शिप्स होते हैं, वो अपने जो कंटेनर्स है, टैंकर्स हैं, वो अपना जो ट्रांसपोंडर्स होते हैं वो ऑफ कर देते हैं। फिर अमेरिकन जो है, उनकी एयरफोर्स है, उनके जो एविएशन है और उनके शिप्स जो हैं, वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको वहाँ से गुजारते हैं गल्फ ऑफ ओमान तक। और इसको अमेरिका में बैठ के वहाँ पे जो उनकी एजेंसी है, टास्क फोर्स बनी है, वो इनको कंट्रोल कर रही है। ब्रिगेडियर तो साहब, अगर ऐसा हो, ब्रिगेडियर साहब आपने अभी पहले सवाल के जवाब में भी जो ये जिक्र किया था कि अब ऑप्शन बदल गए हैं, तो सर ये जो यूएई के साथ ईरान का मसला है और तजारत की बंदिश के बाद आप क्या समझते हैं कि इसके नताइज क्या निकलेंगे? क्या अब ये कशीदगी जो है वो वाकई ही ईरान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगी? क्योंकि ईरान ने जो दावा भी किया है यूएई के टैंकर जो है उसको कब्ज़े में लेने का, तो इसकी हकीकत क्या है सर? देखिए, मेरे ख्याल में अभी जो स्टडीज हो रही है, बातचीत हो रही है, इसमें बात यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात हो रही है। और स्पेशली, और ये लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ईरान ने तो डिनाई किया है कि हमने जो 2 मिसाइल से यूएई वाले क्लेम कर रहे हैं कि ईरान से आए थे, एक वो उनके टेरिटोरियल वाटर में गिरा, एक शॉट गिरा था, ईरान ने कहा हमने नहीं किया है। और बहुत सारे लोगों का मानना है ये अमेरिका और इजराइल ने मिल के ये किया है। दे वांटेड टू डायरेक्ट जो यूएई या अरब ममालिक को, जिस तरीके से देखें, वो अब ये लिखा जा रहा है कि दे वांट टू पॉइजन अरब माइंड्स को अगेंस्ट ईरान में कोलिशन में वो डालना चाह रहे हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि ये उस ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है, यूएई को इस्तेमाल किया गया है। और जिस तरीके से देखें ना कि जब इकोनॉमिक सैंक्शंस के जब आप कहते हैं ना इकोनॉमिक प्रेशर आप बिल्ड कर रहे हैं, सो दिस इज वन फैक्टर जो आपने यूएई को यूज किया है।
यूएई से हमने जो ट्रेड था वो सस्पेंड करवाया है। और ये उस वक्त हुआ, अगर आपको याद हो, यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका में बैठे हुए थे और उस दौरान में ये फैसला हुआ, कहा कि जो मिसाइल गिरे हैं, जबकि मिसाइल एक्चुअली ईरान ने कहा मैंने तो फायर ही नहीं किए थे। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कहा, अबू धाबी में जो सैंक्शंस को या ये एवेड करते थे, वहां से पैसा आप समझ लें जो डॉलर्स थे वो घूम फिर के इनके पास आते थे, तो वो अब बंद हो जाएंगे। सो दैट इज ए पार्ट ऑफ, मैं समझता हूँ, एक ग्रैंड स्ट्रेटजी में हुई है और उसको यूएई को इस्तेमाल किया गया है। तो बाकी अदरवाइज देखिए, यूएई तो ईरान के साथ लड़ नहीं सकता है। और अभी आप देखें एक और नई डेवलपमेंट हमने देखी, यूएई के अलावा जो नेटो कंट्रीज है उनके तरफ से भी एक थ्रेट आई है ईरान की। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रही थी कि ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि अमेरिका जिस तरह से हम पर हमला करेगा हम भी उसी शिद्दत से जवाब देंगे। क्या लगता है आपको कि ये भी कहा जा रहा है कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है, आपको लगता है कि ईरान के पास एटमी हथियार हैं? और दूसरे नंबर पर यह भी कहा जा रहा है कि रूस ने भी ऐलान किया है कि पाबंदियों के बावजूद ईरान में एटमी तवानाई मंसूबे जारी रहेंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? जी देखें कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं है, दे हैव द कैपेबिलिटी। 60% तो इन्वेस्टमेंट पे सारे का इत्तेफाक था और वो देवर कपल ऑफ वीक्स अवे, और उसको इन्वेस्ट करके वो 9 से 10 बम तो बना सकते थे। अगर ऐसा कर ऐलान से फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते, अगर ईरान ऐसा ऐलान करता है तो इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्रुप हो जाएगी और ईरान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सो देखो, ईरान ने तो ऑलरेडी कहा हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं। जहाँ पे एक और जो चीज आपने शुरू में पूछा था कि अमेरिका थ्रेट भी कर रहा है कि जब वो देखते हैं ना कि सब चीजें ऑप्शंस फेल हो गई हैं, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की भी लोग बात कर रहे हैं, जो मैं नहीं समझता हूँ कि इस स्टेज पे ये आ सकते हैं, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर लिमिटेड एरिया में यूज हो सकता है। इवन जो नागासाकी में हिरोशिमा पे जो बम थे, इवन दोस वर द टैक्टिकल वेपन, 2.5 लाख लोग मारे गए थे। अगर अभी ये करते हैं फिर उससे क्या होगा? रशिया के पास फिर एक चांस बनेगा, फिर वो यूक्रेन पे कर देगा, तो उससे मेरे ख्याल में मुश्किलात बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा और ये करेंगे, इकोनॉमिक सेक्शन पे जाएंगे जितना मुश्किल है, ताकि उससे क्या अचीव करेंगे कि इकोनॉमिक सेक्शन हो, इन्फ्लेशन बढ़े और ईरान का अंदर प्रोटेस्ट हो और वहां पर डिससेटिस्फेक्शन हो, और इसके बाद वहां पे लोग इतना मजबूर हो जाएं कि स्ट्रीट्स पे आ जाएं, रजीम चेंज हो जाए। दैट्स व्हाई लोगों का मानना ये है। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि जो मक्का मुआहदा हुआ है उस पे अब बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब एक जो मामला है, फर्स्ट पोस्ट ने जो एक रिपोर्ट दी है कि जी जो चीन और ये तुर्की की तरफ से जो पाकिस्तान में फ़ौजी साजो सामान लाया जा रहा है, और ये इतना 60 घंटों में इतनी ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है कि यहाँ पे चीन और तुर्की अपने दिफाई साजो सामान जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल कर रहे हैं। क्या ये भी मक्का मुआहदे का हिस्सा है, या पाकिस्तान, चीन और तुर्किया मिल के नया को मुआहदा भी करने जा रहे हैं? ये इंडिया की तरफ से ऐसी खबर है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ हम एक अलायंस में है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है, तो वो हम ये चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी एक हम बाउंड है एक दूसरे की मदद के लिए, तो वो जब आएंगे तो किसी को तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और चाइना के साथ तो आपको पता है फजीला, जब से 1949 से जब से चाइना आज़ाद हुआ और हमारे जो ताल्लुकात हैं, चाइना हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है, तो चाइना की हमारी हमेशा साथ सपोर्ट रहेगी। और लेकिन ये है कि देखें कि इस अकॉर्ड की वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान की जो रिलायबिलिटी मजीद बढ़ गई है। पाकिस्तान के अपनी इसके यूनिक किस्म के देखें इन 3 ममालिक के खुसूसियात हैं। सो तुर्की से अगर आपके पास चीज़ आती है तो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल जो मिलिट्री इंडस्ट्री है उनकी, दे आर फार सुपीरियर, खासतौर पर नेटो स्टैंडर्ड की उनकी चीज़ें हैं। उनके जहाज आप देखें, उनके जो ड्रोन्स आप देख लें टॉप क्लास हैं, उनके आप एयर डिफेंस सिस्टम। अच्छा मसूद अहमद खान साहब, तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शाम भी इस मुआहदे का हिस्सा बनने जा रहा है। इवन शाम के जो वजीर खारजा हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर भी हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है कि शाम बनने जा रहा है हिस्सा? लाइकली है, इसलिए बनेगा। देखिए शाम का जो है, एक तो जो पाकिस्तान के जिस तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, तो एक गुडविल जेस्चर है, पाकिस्तान अपना ताल्लुकात एस्टेब्लिश कर रहा है पोस्ट असद रजीम के बाद। और इसके बाद से पाकिस्तान के एक्सपर्टीज भी हैं, पाकिस्तान का डिफेंस और सिक्योरिटी का जो एक्सपीरियंस है काउंटर टेररिज्म में, ट्रेनिंग में, वो उससे इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान के पास जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है उससे वो इस्तेफादा करेंगे। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखें, कनेक्टिविटी। अगर आप देखें द कनेक्शन बिटवीन पाकिस्तान
सऊदी अरब और जो तुर्किया का जो कनेक्टिविटी है शाम के साथ वो बहुत ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पे तुर्किया अभी देखें ना जो तो लाइकली ये है कि इन दो ममालिक की वजह से तुर्की शाम जो है पाकिस्तान इस अलायंस को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि वो गारंटर आप समझ लें कि तुर्किया और सऊदी अरब हैं। और इम्पोर्टेंटली आप देखें, ये मैं कहना चाह रहा था कि जो अभी टाइमिंग से स्पेशली जो हमला हुआ इदलिब वाली साइड पे नॉर्थ वेस्ट में, जो इनका अबूदर का एक एयर बेस था, इजराइलीज ने अटैक किया, 8 कंसेक्टिव अटैक्स वहां पे हुए थे। उस टाइम में यहाँ पे आना तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि पाकिस्तान सपोर्ट्स सीरिया की इंटेग्रिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उसके जो सोवरेनिटी को। और लाइकली ये है, देखिए वो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है कि सीरियन फॉरेन मिनिस्टर का ना कि पाकिस्तान की जो फुटप्रिंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वेस्ट एशिया में है। तो दैट्स वाई देखें मेरे ख्याल में एक खुश आइन विजिट भी है और फ्यूचर में आप देखेंगे शाम भी इसका हिस्सा बनेगा। ब्रिगेडियर साहब, ये भी खबरें हैं कि तुर्किया जो है वो काफ़ी नाराज़ है इसराइल के इस हमले से, जिसका भी आपने जिक्र किया, और तुर्किया भी ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है शाम को भी उस मुआहदे में शामिल कर ले। और दूसरी तरफ नेतन्याहू के जो हैं वो वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। इस सारे मामले पे आपकी क्या राय है सर? शाम में जो हमला हुआ है ना वो इसलिए किया है कि वहां पे तुर्किया के लाइकली थे, उस बेस को तुर्किया ने इस्तेमाल करना था, उनके ट्रूप्स वहां पे आने थे। क्योंकि शाम को जिस तरह मैंने कहा तुर्किया सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह सऊदीज भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तुर्किया कर रहा था, तो उसको रोकने के लिए ये स्ट्राइक्स किए हैं। फिर इसराइल की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जो लोग वो समझते हैं ममालिक उनको थ्रेट है, उनको कमज़ोर किया जाए, उन पर हमला करके प्रिवेंट किया जाए ताकि वो मजबूत ना बने। अब ईरान को वो तो ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ डिग्रेड कर रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट जो टारगेट उनको लगता है कि वो तुर्किया है जिससे खतरा है। लेकिन मेरे ख्याल में तुर्किया से ये पंगा नहीं ले सकते हैं। तुर्किया की तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वी अंडरस्टैंड कि ऑटोमन एम्पायर आधी से ज़्यादा दुनिया पे वो रूल कर रहे थे, उनका इतना टेरर था और बहुत बड़े वॉरियर्स है। तो मेरा ख्याल में वो कभी नहीं लेंगे, क्योंकि तुर्किया के साथ ये करेंगे वो इनको दे विल रेज़ इजराइल टू द ग्राउंड। तो मेरा ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। रही नेतन्याहू की बात, देखें कि वो बंदा ऐसा है कि अभी तो आजकल एक स्टडी भी बात हो रही है कि जिसमें उन्होंने एक क्लीन ब्रेक एक स्टडी हुई थी 96 में, और जो लिखी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको रिकमेंड किया गया था, भाई आपने कोई बातचीत कहीं नहीं करना मुसलमानों के साथ, प्रोएक्टिव रहें, स्ट्राइक्स करें, जेनोसाइड करें जाके इसमें है, और किसी को मजबूत होना न दे। तो ईरान उनके सामने एक मजबूत था, उस पर हमले कर रहे हैं। उसके बाद अब वो समझते सीरिया, देखें सीरिया तो कोई अभी तो बिल्कुल खामोश है, उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी, लेकिन वो सीरिया को भी फ्यूचर में थ्रेट समझते हैं। वो समझते हैं तुर्किया यहाँ पे आएगा। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे आपकी राय इसलिए भी बड़ी ज़रूरी है सर कि हौसियों ने सऊदी अरब के निजरान एयरपोर्ट और आरामको की तनसीब पर जो हमले किए, आप इसको किस हवाले से देखते हैं? मक्का मुआहदे के बाद क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को भी मजबूरन वहाँ पे एक्टिव होना पड़ सकता है? देखें, पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है, फिर अभी सिक्योरिटी जो अलायंस हुआ है कलेक्टिव सिक्योरिटी में है। हम बेसिकली पाकिस्तान जो है डिफेंसिव पे है, वहाँ पे सऊदी अरब के डिफेंस पे गया है। कोई इन्वेजन होती है या ऐसा थ्रेट होता है सऊदी अरब के सोवरेनिटी के लिए, देन पाकिस्तान politically, morally, diplomatically and militarily bound to help सऊदी अरब उस सूरत में करेगा। और फिलहाल ये ऐसे जो हमले हो रहे हैं, जो एक रैंडम कर रहे हैं, वो सऊदी अरब की अपनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उनके पास इंटरसेप्टर्स भी हैं, तो उनको वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या है, पाकिस्तान की तो अव्वल तो ख्वाहिश होगी ये मुसलमान आपस में लड़े ना, और लेकिन स्पेशली हमारे तो वो है कि इजराइल के एक्सपेंशन को रोकना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो पाकिस्तान देखे मेरे ख्याल में डिफेंसिव, अनलेस इफ अटैक पाकिस्तान इज अटैक या पाकिस्तान जिस बेस पे ये बैठे हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान यकीनन रिटेलिएट करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान यकीनन इस मामले में इंटरवीन करेगा। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध हुकूमत मीर रजा केस में मददगार होगी या मामला हसास इदारों के पास जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या इंकशाफात आ चुके हैं, ताजी मीर रज़ा के कत्ल केस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची, उनके वकील ने भी वज़ीर आला सिंध को एक लेटर भी लिखा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, तहकीकात का दायरा कार कहाँ तक गया है, इस मामले पर बात करते हैं। आतिफ शरीफ, क्राइम रिपोर्टर GNN कराची से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ शरीफ साहब, बताइएगा, मीर रज़ा केस की तहकीकाती टीम के जो सरबराह हैं DIG आमिर फारूकी ने कहा है कि सोच रहे हैं मीर रज़ा के आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज जारी कर दें। ये एक बहुत बड़ा सबूत है। क्या लगता है कि आप अब तक तो जारी हो जानी चाहिए थी ये फुटेज, इसमें अभी तक क्या रुकावटें हायल हैं? देखिए, 23 दिन हो चुके हैं मीर रज़ा की लाश को मिले हुए। आज जो है वो 23वां दिन है और पुलिस अब तक यही कंफर्म नहीं कर सकी है कि मीर रज़ा को क्या कत्ल किया गया था या मीर रज़ा ने जो है वो खुदकुशी की थी। अगर पुलिस के पास इस तरह की कोई वीडियो मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि मीर रज़ा ने खुदकुशी की या कत्ल किया या उससे कोई अहम चीज़ जो है वो सामने आ सकती है, तो मेरे ख्याल से फैमिली को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। फैमिली के साथ इससे बड़ी कोई ज़्यादती होगी कि पुलिस के पास कोई इतना बड़ा सबूत हो, इतनी बड़ी चीज हो और पुलिस जो है उसको छुपाए और जो है वो पहेलियां बुझाती रहे कि हमारे पास जो है इतनी बड़ी चीज है और हम उसको सोच रहे हैं कि इसको जो है वो शाया किया जाए। मेरे ख्याल से जो है वो फैमिली के साथ ये ज्यादती होगी कि पुलिस के पास इतनी बड़ी चीज का होना और फिर उस चीज को छुपाए रखना और पुलिस का ताहाल इस चीज को कंफर्म ना कर सकना कि मीर रज़ा को क्या कत्ल किया गया था या मीर रज़ा ने जो है वो खुदकुशी की थी। तो ये इस बात पे जो है वो थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि मीर रज़ा जिस रेंटे कार के दफ्तर के सामने से गए। आतिफ, खबरें तो ये भी हैं कि उनकी फैमिली की तरफ से, मीर अली रज़ा के वालिद मीर हसन की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें वो फुटेज दिखाई जाए। तो ऐसा क्या हमारे माने है कि पुलिस उनके वालिद को भी वो फुटेज क्यों नहीं दिखा रही? देखें, मैंने उस जगह का जो है वो मुआयना किया है। हम उस जगह के इतराफ़ का जितना भी इलाका है वो मैं पैदल घूमा हूँ, पैदल मैंने वो जाके वो चीज़ें सारी देखी हैं। वो ट्रैक जहाँ से मीर रज़ा आए, आखिरी कैमरा वो है जिसमें मीर रज़ा रिकॉर्ड हुए हैं। वो कैमरा एक रेंटे कार सर्विस है जिसके बाहर लगा हुआ कैमरा है जिसमें मीर रज़ा रिकॉर्ड हुए। वो तकरीबन 4:38 का वक्त है। उसके बाद अगर कोई दूसरा कैमरा उस ट्रैक पर मौजूद है जिस जानिब मीर रज़ा जा रहे हैं, तो वो कैमरा है जहाँ से मीर रज़ा की लाश यानी कि मस्जिद पर लगा हुआ कैमरा। तो मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि मीर रज़ा की लाश जिस मकाम पर मिली उस कैमरे में कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड हुई हो और पुलिस के पास वो शवाहिद हो जिसकी बिना पर जो है पुलिस कह रही है कि उसकी मीर रज़ा के जो है वो आखिरी लम्हात की वीडियो हमारे पास है। लेकिन अब तक फैमिली को कुछ भी इस तरह का नहीं दिखाया गया है। मेरे बात जो है उसकी फैमिली से भी, ये मीर रज़ा की फैमिली से, उनके वालिद से। जी आतिफ, ये बताइएगा कि ये जो खबरें हैं कि तफ्तीश जो है इस केस की अब हसास इदारे को दी जा रही है पुलिस से लेके, तो क्या आप इस सारे अमल को सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत की नाकामी नहीं समझते कि कितना हाइप वाला केस है और उसमें इनसे कुछ नहीं हुआ और अब वो वफाकी हसास इदारे को दी जा रही है? देखिए, इसमें अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन तो ऑफिशियली जारी नहीं हो सका है कि वो तफ्तीश मुकम्मल तौर पे किसी तफ्तीशी टीम से लेने के बाद जो है वो हसास इदारे के हवाले की जाए, क्योंकि वफाकी हसास इदारे जिनका जिक्र जो है वो आ रहा है। लेकिन ऐसा मुमकिन ज़रूर हो सकता है कि वो जो वफाकी सिविल हसास इदारा है वो इस तफ्तीशी टीम की मावनत करे, उनकी रहनुमाई कर सकता है। अगर कोई उनके पास कोई चीज़ें ऐसी हैं तो वो उनकी मावनत ज़रूर कर सकता है। अलबत्ता इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ना ही ये भी कहा जा रहा है, इस किस्म की खबरें आ रही हैं, कातिल को छुपाया जा रहा है। इस हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें हम देख रहे हैं। 21 दिन हो गए हैं, नई तहकीकाती कमेटी भी बनाई, लेकिन उस तहकीकाती टीम ने भी कोई काम करके नहीं दिखाया। अभी तक कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर कातिल कौन है। तो क्या लगता है ये डिले आ रहा है? आपको भी यही लगता है कि कातिल को छुपाया जा रहा है? देखिए, अभी तक पुलिस तो इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकी है इतने दिनों में कि मीर रज़ा का कत्ल हुआ है, ये मीर रज़ा ने खुदकुशी की है। दूसरी जानिब मीर रज़ा के जो वकील है जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया है वज़ीर आला सिंध को भी, और उसकी एक कॉपी जो है वह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को भी जो है वो भेजी गई है, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे उठाए हैं जिसपे उस ख़त को पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि शायद अब वकील जिब्रान नासिर और मीर रज़ा के जो वालिद मीर हुसैन हैं उनको इस नई तफ्तीशी टीम पर जो है वो उसकी तफ्तीश से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। वो शायद अब फैमिली जो है वो चाहती है कि अब इस केस में कोई GIT बनाई जाए या कोई टीम जो है वो कुछ दीगर अफसरान को शामिल किया जाए। जो आतिफ, खबर तो ये भी है कि जो डॉक्टर उसामा थे जिन्होंने सबसे पहले
मेडिकल किया था, मेडिकल लीगल सर्जन, उनका फ़ोन, टेलीफोन भी, मोबाइल जो है वो तहवील में ले लिया गया है। और जो पुलिस मेडिकल लीगल की इंचार्ज थी डॉक्टर साहिबा, उनको भी ये तहकीकाती टीम ने बुलाया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो अफवाहें हैं कि कोई आला शख्सियत जो है शायद वो या उसकी फैमिली इस कत्ल में या मुबैना तौर पे मुलव्वस है, क्या ऐसी कोई हकीकत है? देखें, अभी तक इस बात की तो तस्दीक नहीं हो सकी है कि जो उनके पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर उसामा, उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो तहवील में लिया गया है। अलबत्ता ये बात ज़रूर कंफर्म है कि डॉक्टर उसामा से तफ्तीश जारी है। डॉक्टर उसामा को जो है वो जो बयान रिकॉर्ड उनकी जानिब से जो है वो करवाया गया है तफ्तीशी टीम को। इसके साथ साथ जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, उनकी सरबराह जो थी डॉक्टर सुमैया, पुलिस सर्जन हैं, उनको भी जो है वो तफ्तीश में शामिल किया गया है। उनसे भी जो है वो पूछ-कुछ की जा रही है कि उन्होंने किस बुनियाद पर जो है वो नई जो है वो रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि पहली मेडिकल रिपोर्ट में और दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तजाद पाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो तब्दील है। तो शायद उस बिना पर जो है तफ्तीशी टीम की जानिब से उनको भी बुलाया गया है। और साथ साथ यही नहीं, मीर रज़ा के दोस्तों को जिस जगह से लाश मिली है वहाँ के माली को, इसके साथ उसके करीब एक मस्जिद है, उसके इमाम मस्जिद को, मुअज्जिन को, और बहुत सारे अफराद हैं जिनको तफ्तीशी टीम ने बुलाया है, उनसे सवालात पूछे हैं, उनसे मुख्तलिफ इन अफराद को बुलाया भी है। तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं इनके पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सका। जिस तरह से अब आपने भी बात की कि वज़ीर आला को ख़त लिखा गया, वज़ीर आला सिंध को और वज़ीर आज़म को भी आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, आपको लगता है कि अब इस लेटर के बाद किसी किस्म का प्रेशर आ सकता है और इस केस को मज़ीद रिवील किया जा सकेगा? दूसरा आतिफ, इसमें यह भी शामिल कर दें प्लीज़ कि जो मीर अली रज़ा का मोबाइल और स्मार्ट वॉच फॉरेंसिक के लिए लाहौर लैब भिजवाए गए थे, क्या उनकी कोई रिपोर्ट अभी आई है या नहीं? देखें, जो मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच है उसकी रिपोर्ट ताहाल सिंध पुलिस को या फिर वो टीम जो कि इस वक्त तफ्तीश कर रही है उनको मौसूल नहीं हुई है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इस वक्त जो ये नई तफ्तीशी टीम है, इस पर फैमिली को शायद एतमाद नहीं रहा है। फैमिली इनकी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, क्योंकि कई रोज़ गुजर चुके हैं और इतने रोज़ गुजरने के बावजूद भी जो है वो कातिल को ट्रेस ना कर पाना, क्योंकि जियो फेंसिंग हो चुकी है, CCTV सारी उस इलाके की इकट्ठी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस मेन जो पॉइंट है उस तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस ने अभी तक किसी को मुलजिम करार नहीं दिया है। तो ये अहम चीज़ें हैं, इस पर पुलिस को शायद सोचना चाहिए था। और अब मुमकिन तौर पे कहीं ना कहीं हमें तब्दीली नज़र आएगी। शायद अब जो लेटर लिखे गए हैं उसकी बुनियाद पर वज़ीर आला सिंध या फिर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो अब मुमकिन तौर पर इस तफ्तीशी टीम को तब्दील भी किया जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं JIT भी जो है वो बन सकती है, जिस तरह उस लेटर में सिफारिश की गई है। हो सकती है। सिंध पुलिस की नाकिस कारकर्दगी का ये सबूत है कि अभी तक कातिल का सुराग नहीं लगाया जा सका। शुक्रिया आपका आतिफ शरीफ हमारे साथ मौजूद है, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।